दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस का अगला वीडियो वेव मोशन एंड साउंड, जिसका पार्ट 1 हमने रिलीज़ किया था, आज मैं पार्ट 2 रिलीज़ कर रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं पार्ट 1 से, यानी कि वेव मोशन एंड साउंड से, उसको मैं यहाँ पे कवर करने का पूरा कोशिश करूँगा। और आप इस वीडियो को देखिए। आपके लिए यह वीडियो जो है रेलवे के एग्ज़ाम्स में काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, इसलिए निश्चित रूप से कॉन्शियस होकर के आप इस वीडियो को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं। और उस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, निश्चित रूप से इसके सारे आंसर्स आपके दिमाग में आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको अगले वीडियो में मिलवाता हूँ हमारे उन टाइगर्स से जिन्होंने मेरे मार्गदर्शन और अपने जुनून के दम पर आज सरकारी नौकरी को प्राप्त किए हैं। ये सारे वो लोग होंगे जिन्होंने 2020 में उस नौकरी को प्राप्त किया है। उन सब से मैं अगले वीडियो में आपको रूबरू कराऊंगा। फिलहाल चलते हैं हम इस टॉपिक पे, जिसको हमने अभी शुरू करना है, वेव मोशन एंड साउंड का पार्ट 2। इस वीडियो को कॉन्शियस होकर के देखिए, क्योंकि यह आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसमें काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और मैं साइंस कवर करवा दूंगा, तीनों साइंस निश्चित रूप से। आप निश्चिंत होकर के इस वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान की रफ्तार से, पराध्वनिक विमान डैश की रफ्तार से उड़ता है। पराध्वनिक विमान जो होता है वो किस रफ्तार से उड़ता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है। सबसे बड़ी बात है कि पराध्वनिक विमान जो होता है वह ध्वनि के रफ्तार से अधिक रफ्तार से उड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की रफ्तार से अधिक रफ्तार से उड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे वहन करती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वह क्या वहन करती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा वहन करती हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा होता है। देख रहे हैं, ये RRB ग्रुप डी पटना 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, एक विद्युत घंटी किसी बेलजार के भीतर रखी गई है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया है। जब बेलजार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है तब क्या होता है? तब कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है। जब निर्वात हो जाएगा, यानी कि उसमें हवा रहेगा ही नहीं, तो ध्वनि आपको सुनाई देगी नहीं। यही कारण है ना कि चंद्रमा पे हमें किसी प्रकार का कोई शोरगुल या कोई आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। 2 आदमी आपस में बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है। और वायु नहीं होने का मतलब ही होता है निर्वात हो जाना या वैक्यूम हो जाना। वैक्यूम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में निर्वात बोलते हैं। अगला है, ध्वनि किस माध्यम में पारित नहीं हो सकती है, यानी कि किस माध्यम में ध्वनि जो है वह गमन नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। पीछे भी हमने इसी तरह से क्वेश्चन देखा है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। यहाँ पे अगर ऑप्शन होता कि इनमें से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो चारों में ठोस कौन सा है? इस्पात है, तो इस्पात हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसमें पारित नहीं होती, यानी कि किसमें गमन नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो घनत्व जो होता है, डेंसिटी, उसका ध्वनि के वेग पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि दाब, ताप और आर्द्रता, इस तीनों का ध्वनि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगला, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रतिक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जा सकती है, यानी कि इन सभी में से कौन सा ऐसा बात है जो ध्वनि तरंग के साथ नहीं होता है? तो वो होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण, जिसको इंग्लिश में पोलराइजेशन बोलते हैं, यह किसी भी कीमत पर आपको ध्वनि के साथ नहीं हो सकता है। जबकि व्यतिकरण, संचरण और अपवर्तन, ये तीनों ध्वनि के साथ घटित हो सकने वाली घटनाएं हैं। अगला, ध्वनि में वायु का वेग अनुमानतः होता है। ध्वनि जो है उसमें वायु का वेग लगभग कितना होता है? तो होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का वेग, किसमें? वायु में, या निर्वात में भी लगभग इतना ही होता है। नेक्स्ट है, शिकार परभक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती हैं? तो चमगादड़ अथवा जो डॉल्फिन होती है वह प्रतिध्वनि निर्धारण यानी कि ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा सही। इस परिघटना का प्रयोग करती हैं क्योंकि चमगादड़ जो है उसको तो दिखाई देता नहीं है, तो आवाज़ निकालती है और आवाज़ जाकर के उस वस्तु से टकराती है। टकराने के रिटर्न जब उसके कानों तक आती है तो उसके आधार पर वह वस्तु के वास्तविक स्थिति का पता लगा पाती है। अगला, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारत्व होता है वह निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, यानी कि आवृत्ति जो होता है उस पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति की आवृत्ति सीमा क्या है? यानी कि मनुष्य को जो ध्वनि सुनाई देती है उसके कंपन की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? वो होती है आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसको हम लोग श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला, वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ध्वनि के दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि के चाल पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉइंट है। दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि के चाल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अगला, लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? यहाँ पे 5-4 अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें जो लोहा होता है इसमें ध्वनि की जो गति होगी वह सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि 20 डिग्री सी किसी प्रकार का कोई टेम्परेचर नहीं होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है, और नॉर्मल टेम्परेचर जो वातावरण में होता है जनरली वही टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पे जो सॉलिड होगा सबसे ज़्यादा उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो लोहा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। यानी हमने पीछे भी इससे रिलेटेड पॉइंट हमने चर्चा किया था कि कौन सा ऐसा डेसिबल का मात्रक है जहाँ पर जहाँ के बाद ध्वनि मनुष्य को सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपका हो जाएगा 90 डेसिबल। 90 डेसिबल जो है इसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। 95 पे कान का चदरा वगैरह फटने की संभावना होती है जनरली, 85 पे नीचे की ध्वनि यानी कि 60 डेसिबल की ध्वनि हम बहुत अच्छे तरीके से सुन पाते हैं। अगला, नज़दीक आती रेलगाड़ी के सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? तो हम सबको पता है कि इसी घटना को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, यानी कि डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। पीछे हमने चर्चा किया था, क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही है आपका? बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं होने के कारण कोई भी आवाज़ वहाँ पे नहीं सुनी जा सकती है। अगला, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। एक्चुअली अस्पष्ट नहीं होगा, यहाँ पर अस्पष्ट होगा, नहीं होगा। कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। हालांकि होता है 16.8 मीटर, लेकिन वो लगभग 17 के आसपास है, इसलिए लगभग हम लोग 17 इसको बोलने लगते हैं। ठीक है, 17 मीटर हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन जो होता है उसके प्रति, यानी कि परावर्तन के कारण जो है ध्वनि तरंगे क्या करती हैं? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला, प्रतिध्वनि तरंगों के खाली स्थान के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बस जो बच्चे केवल एक लाइन रट लिए उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन जो समझ लिए उनको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। कभी भी प्रतिध्वनि सुनाई देगा तो परावर्तन के कारण ही सुनाई देगा। हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर, दीवारों से टकराकर जब वापस पुनः सुनाई देती है तो उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है। अगला, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? तो नौका संचालकों द्वारा। अगर समुद्र में कोई सामान डूबी हुई है या कोई सामान ढूंढना है तो उसके हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं उस वस्तु को ढूंढने के लिए। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव का संबंध जो है वह ध्वनि से है, क्योंकि नज़दीक आने पर ध्वनि बढ़ती है, दूर जाने पर रेलगाड़ी की ध्वनि घटती है। अगला, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखा के लिए उपयुक्त होता है क्या कहलाता है?
उसको हम लोग कहते हैं सोनार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे, एक्चुअली देखिए वो खोलता नहीं है, अचानक ही उसके जो है सो मुंह खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? वह इसलिए खुलते हैं ताकि वायु दाब जो है उसको बराबर किया जा सके। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु दाब को बराबर करने के लिए। अगर दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु दाब बराबर नहीं होगा, एक पे ज़्यादा एक पे कम हुआ, तो कान के चदरे फट सकते हैं, जिसके कारण अचानक से मुंह हमारे खुल जाते हैं और दोनों बैलेंस हो जाता है। अगला, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, सबको पता है। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि जिसके गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। नहीं होती है, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी कि बिना किसी माध्यम के भी जो गमन कर सकता है उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो पराश्रव्य तरंग जो है वह आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके गमन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। क्योंकि पराश्रव्य तरंग क्या है? ध्वनि है। ध्वनि ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती है, श्रव्य, प्रश्रव्य और अवश्रव्य। तो पराश्रव्य तरंग देखिए यहाँ पे ध्वनि नहीं दिया, देख रहे हैं कितना क्वेश्चन जो है सो घुमाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ही, इसके टिपिकल पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वहीं बच्चे जो इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं, देखिए जनरली लगभग सब लोग 80% नंबर लेके आते हैं। लड़ाई जो होती है वो 20% में ही होती है, और 20% में वहीं बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं जो इन सब टर्म को समझ पाते हैं, और जो टर्म को समझ गया वो सारे जॉब ले पाते हैं। और अगले वीडियो में मैं अपने उन जाबाज योद्धाओं से निश्चित रूप से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने इस जॉब को हासिल किया है। ठीक है, उनके मेहनत को आप ज़रूर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।